Dear students, welcome to my YouTube channel Dream Achiever. Today is your topic future continuous tense. अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट तक कंप्लीट कर लिए हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। आइए फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को शुरू करते हैं। तो प्यारे छात्रों, इससे पहले बस आपसे एक बात है कि आप लोग यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और अपना एक ग्रुप बनाने के लिए आप अपने साथियों के साथ शेयर कर दें जिससे आप लोगों का एक ग्रुप बन सके। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर को लेकर के मुझे बताएं, और जितने भी वॉचर हैं वो सभी लोग से मैं कहूँगा कि सभी लोग यदि अपना नंबर देंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक स्टडी मटेरियल यानी पढ़ाई से रिलेटेड एक ग्रुप बना दूंगा जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन को पुटअप करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप उस व्हाट्सएप पे यदि आप अपने क्वेश्चन को भेज देंगे तो यहाँ पर बस देखने के तुरंत पश्चात आपका आंसर का रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे छात्रों, हम समय को बिना इन्वेस्ट किए हुए अपनी क्लास की ओर अग्रसर होते हैं। तो आज आपका टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्यारे छात्रों, फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब हम फ्यूचर कंटिन्यू को देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा फ्यूचर में शैल या विल। बस कंटिन्यू आने पर आपको यह पता होना चाहिए कि जो वर्ब होती है वर्ब में क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है बस। अब फ्यूचर अगर कंटिन्यू थोड़ी बहुत हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम है तो याद रखना आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यदि आप आईएनजी लगा रहे फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर चले तो इसमें बी का आपको प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपकी ये परिभाषा है जिसे डेफिनेशन कहते हैं। परिभाषा में आप लिखेंगे कर्ता द्वारा कार्य भविष्य में कार्य करने की संभावना को दर्शाएगा, अर्थात कर्ता द्वारा कार्य भविष्य में कार्य जारी रहना पाया जाएगा। कर्ता द्वारा कार्य भविष्य में जारी रहना पाया जाएगा, ये इसकी परिभाषा थी। अब इसकी पहचान देखिए। पहचान को लिखवाता हूँ, परिभाषा को नहीं। परिभाषा को आप अपने से मैं बोलता हूँ तो आप उसे लिख लिया करें। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान। पहचान देखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो प्यारे छात्रों, आपको इसमें एक बात याद हुई होगी कि जब मैं फ्यूचर टेंस शुरू किया था उसमें एक बात बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट को छोड़ करके बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो बातें होती हैं वो सीधा सीधा आपको प्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट कैसे फ्यूचर का टेंस कैसे प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करता है, तो आप एक बात यहाँ पर बताइए। इसमें का एग्जांपल लेते हैं तब उसके बाद हम समझाते हैं। जैसे मोहन स्कूल जा रहा होगा। आप एक बात यहाँ पर देख रहे हैं कि मोहन स्कूल जा रहा होगा, अर्थात मोहन उस समय जहाँ पर होगा वो कार्य उसका कंटिन्यू है, उसका कार्य कंटिन्यू। लेकिन हम यहाँ पर हैं तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से पता है या नहीं है, इसीलिए हम इसकी पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, इसीलिए हम इसे पॉसिबिलिटी को बताते हैं। बाकी मोहन का कार्य तो मोहन तो स्कूल जहाँ भी होगा वह जा रहा होगा। बस हम अपने के लिए ये चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर में। अब इसका ट्रांसलेट देखना। चलिए सबसे पहले एक बार देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। शैल विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, और जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, इसे आप मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब भी दो होते हैं, एक डायरेक्ट वर्ब होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। यदि आपको ये बातें नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियो को शुरू से कंटिन्यूस यानी कि शुरू से वीडियो को देखिए और आपको वहाँ से पता चल जाएगा
कि डायरेक्ट वर्ब कैसी होती है और इनडायरेक्ट वर्ब कैसे होता है। और ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी आप देख लेना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो होता है, एक प्यारे छात्रों, आप दो ऑब्जेक्ट, जिससे कभी कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो उसके लिए होता है somebody समथिंग। आप चाहे ये यूज करिए, और दोनों ऑब्जेक्ट में आप चाहे इनडायरेक्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो पहले लिखिए समथिंग टू somebody करिए। इस चीज़ को अभी हम सेंटेंस लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। चलिए, पहला आपका ट्रांसलेट था, मोहन स्कूल जा रहा होगा। मोहन स्कूल जा रहा होगा, जैसे आपने सेंटेंस को पढ़ा, अब लास्ट में होगा शब्द आया, और होगा शब्द आया, सॉरी यहाँ पर देखिएगा एक बात को, यहाँ पर हमने पहचान तो नहीं लिखी, पहचान ऊपर लिख दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज। इसमें है जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में, यहाँ सब देख लेना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा हूँगा। रहूँगा। प्यारा छात्र, ये आपकी पहचान है, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको आए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ये शब्द आएगा, तो प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अब इसको सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट मोहन, शैल या विल, बताया है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, अन्य कर्ताओं के साथ विल। यहाँ पर होगा मोहन, विल भी वर्ब है, जा रहा होगा, गो में आईएनजी लगाइए, गोइंग टू स्कूल। प्यारे छात्रों, आप कई लोग ये लिखते हैं गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द स्कूल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर द का प्रयोग होगा और कहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। जब कोई कर्ता किसी उद्देश्य के लिए मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च या इस प्रकार से के स्थानों पर जाएगा, यदि उनका उद्देश्य है तो उसके पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यदि छात्र स्कूल जाते हैं, यदि मोहन स्कूल जाएगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं तो वो स्टडी करने तो ही जाएगा। अब उसका उद्देश्य स्टडी से है, तो इसीलिए यहाँ पर स्कूल से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात ये भी कह सकते, यदि मोहन ये करता, मोहन स्कूल में बेल बजाने जा रहा होगा, तब आप यहाँ पर गोइंग टू द स्कूल करेंगे। जब उसका उद्देश्य परिणामित नहीं होगा, तब आप यहाँ पर, तब तक यहाँ पर आप द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। और देखिए, हम लोग अवश्य क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब ये सेंटेंस है, इस वाक्य के बीच में अवश्य आ गया। आप एक नोट पॉइंट करके यहाँ से आप लिखिएगा कि यदि फ्यूचर के टेंसेस में, फ्यूचर का चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यू, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, लेकिन फ्यूचर का होना चाहिए। यदि फ्यूचर के टेंसेस में अवश्य शब्द आ जाएगा तो आई वी के साथ विल का प्रयोग, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। फिर से ध्यान से देखना, यदि फ्यूचर के टेंसेस में, यदि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में अवश्य शब्द आ जाएगा, तो अवश्य के लिए नेसेसरी नीड की ज़रूरत नहीं है।
केवल आपको यही करना है। अब जहाँ पर जैसे आई वी के साथ सिंपल में सेल का प्रयोग करते थे, तो अब क्या करना है, अवश्य शब्द आने पर आई वी के साथ विल का प्रयोग और अन्य कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये है हम लोग, सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे विल बी, क्या करें, वर्ब आपका ये है प्ले, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अब इसकी मीनिंग कुछ नहीं होगी। और एक दो देखिए, सीता गीता के साथ आगरा जा रही होगी। इसमें है सब्जेक्ट सीता, और आपको इसमें सब्जेक्ट में यानी सिंगुलर प्लूरल नहीं ध्यान देना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। केवल इतना याद रखना है कि जो सब्जेक्ट रहेगा, यदि सब्जेक्ट आई वी होगा तो आई वी के साथ सेल का प्रयोग, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग। यदि वाक्य में अवश्य शब्द आएगा उसके लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आई वी के साथ तब सेल लग जाएगा और अन्य कर्ताओं, सॉरी, जब अवश्य शब्द आएगा तो आई वी के साथ विल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए इसको भी हम समझते हैं। सीता गीता के साथ आगरा जा रही होगी, तो यहाँ पर सीता विल बी गोइंग टू आगरा विथ गीता। ये प्यारे छात्रों आपका सिंपल सेंटेंस था। यदि इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएं, प्यारे छात्रों, यदि हम इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाएं तो निगेटिव में आपका होगा सीता गीता के साथ आगरा नहीं जा रही होगी। अब वाक्य के हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आया तो इंग्लिश में आपको सेल और विल के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है। ये आपका प्यारे छात्रों निगेटिव सेंटेंस रहा। जैसे सीता गीता के साथ आगरा नहीं जा रही होगी, सीता विल नॉट बी गोइंग टू आगरा विथ गीता। ये आपका ट्रांसलेटर है। यदि इसी वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाता है, यदि इसी वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाएगा, तो बताए हैं कि किसी भी सेंटेंस में यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाएगा, किसी भी सेंटेंस में यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाएगा तो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या की इंग्लिश हो जाएगी। जैसे यहाँ पर वाक्य के पहले क्या शब्द आया और इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल है, तो यहाँ पर आपका विल आ जाएगा। तो प्यारे छात्रों, ये आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। आइए फिर हम इंटेरोगेटिव निगेटिव का पहले रूल लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका ट्रांसलेट करते हैं। आप नोट में भी लिख सकते हैं, पहले लिखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रूल। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आप यहाँ पर इसे देख रहे हैं, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आप यहाँ पर एक नोट करके भी लिख सकते हैं कि यदि वाक्य के पहले, नोट में लिख लीजिए क्योंकि और किसी में अभी तक नहीं लिखवाया हूँ, केवल इसे मौखिक रूप से बताया था। तो आप इसमें लिख लीजिए, यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आया तो उसकी अंग्रेजी उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी जिस सेंटेंस में वाक्य पहले क्या आएगा। यह निर्धारित नहीं है, हालांकि आप जानते हैं कि व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन यह कंडीशन कब आएगी, जब वाक्य के बीच में व्हाट होगा तब। जब वाक्य के बीच में क्या होगा तभी व्हाट यानी क्या की इंग्लिश व्हाट आएगी। अब यहाँ पर वाक्य के पहले है, वाक्य के पहले है तो आपको उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले रखी जाएगी। जैसे क्या सीता गीता के साथ आगरा नहीं जा रही होगी, तो आप यहाँ पर विल पहले लगाएंगे और यहाँ से हटा लेंगे। अब यहाँ पर आपका नॉट तो रहेगा ही, विल सीता नॉट बी गोइंग टू आगरा विथ गीता। तो चलिए प्यारे छात्रों, अगला मोड देखते हैं।
हम अगले ट्रांसलेट की ओर चलते हैं। अगला ट्रांसलेट आपका है क्या कुछ मजदूर एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे होंगे? क्या कुछ मजदूर एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे होंगे? अब आप इसमें देखिएगा क्या लगा, कुछ मजदूर, इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल नहीं ध्यान देना है, केवल इतना ध्यान देना है क्या है, तो आपको यहाँ पर विल लगाना है। विल द सम लेबर्स नॉट बी टॉकिंग वन अनदर। यह आपका सेंटेंस रहा। एक बार फिर से देखिए, वाक्य पहले क्या है, तो विल का प्रयोग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कुछ मजदूर, आप नॉट लगाइए रूल में, फिर बी लगाइए, फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, आप देखेंगे वर्ब सदैव वाक्य के अंत में होती है। बातें कर रहे हैं, मैंने टॉकिंग कर दिया, फिर एक दूसरे से, वन अनदर। यदि ऐसे सेंटेंस और लेते हैं, अच्छा देखिए, एक डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव होता है। यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, किधर, किसको, किसे, तब सेंटेंस आपका डबल इंटरोगेटिव हो जाता है। और डबल इंटरोगेटिव में हिंदी वाक्य में वाक्य के बीच में, अर्थात यहाँ से यहाँ के बीच में आपका कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आ सकता है। तो उस जैसे इसमें कुछ मजदूर एक दूसरे से बातें क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप वाई लगा देंगे। वाई विल द सम लेबर्स नॉट बी टॉकिंग वन अनदर। अगला देखिए, मोहन किसके साथ आगरा का ताजमहल देखने जा रहा होगा? मोहन किसके साथ आगरा का ताजमहल देखने जा रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसके साथ। किसके साथ ये ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले किसके साथ के लिए, विथ होम, फिर इसके बाद लगाएंगे विल मोहन बी देखने जा रहा होगा, गो में आईएनजी करिए, गोइंग टू सी द ताजमहल ऑफ आगरा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। यदि आपको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक मेरा सिंपल सा फंडा है, आप सब लिखिए, पहले ये सब लिखिए, फिर उसके बाद आप आइए यहाँ पहले मेन वर्ब से पहुँचने पर आप पहले इसे लिखिए, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। इस प्रकार से आप जस्ट उल्टा चले आएंगे तो आपके ट्रांसलेट 70% रॉन्ग नहीं होगा। अब देखिए, कुछ आप रूल में देखना चाहते हैं तो ये रूल है डबल इंटरोगेटिव निगेटिव का। अब वाक्य पहले डबल इंटरोगेटिव, तो वाक्य पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। आप इस बात को यहाँ पर देख के और समझ रहे होंगे। वाई विल द सम लेबर्स नॉट बी, ये तो हो गया और ये भी हो गया। आइए हम कुछ एक दो ट्रांसलेट और लेते हैं और उसे करते हैं। वे लोग हमारे साथ कब क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब आपने जैसे देखा यहाँ पर रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस आया, कब आया तो डबल इंटरोगेटिव का हुआ। तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, फिर इसके बाद विल का प्रयोग, फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे,
फिर नॉट नहीं है तो नॉट रहने दीजिए। बी, क्या करें, खेल रहे हैं, प्ले। आईएनजी लगाइए, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। किसके साथ, हमारे साथ, विथ अस। प्यारे छात्रों, ये आपका रहा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यदि आपको इतना भी लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ सर काफ़ी तेज़ चल रहे हैं। इसलिए मैं तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रेजेंट और पास्ट तक बहुत स्लो चला हूँ, प्रेजेंट पास्ट तक काफ़ी स्लो चला हूँ, और उसके पश्चात इसमें कुछ नहीं है, केवल बस आपको ये दिखाना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल बी या विल बी है। अब शैल बी या विल बी है, बाकी अन्य सेंटेंसेस की तरह इसमें भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, इसके क्योंकि इसे ट्रांसलेट है, इसके बाद मैं आपको लॉन्ग टाइप के जो ट्रांसलेट होते हैं पैसेज मॉडल, उसको कराने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड करूंगा। यदि आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और आप यूपी बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए और विषयों की आपको ज़रूरत होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए धन्यवाद।